रात पहले में ऐसे खत्म हो जाता है, नोट खत्म हो जाते हैं। अब 1882 वाले पेपर करेंसी एक्ट की बात करते हैं। अगर हम, आपके पास 300 रुपए रखे हैं, एक रात पहले आपको 30 तोले सोना रखा है, कानून बन गया, अगले ही दिन कानून बन गया 15 रुपए की एक मोहर है। अब 300 में कितना बनेगा? 20 तोले सोना। यानी आपका 10 तोले सोना सिर्फ एक कागज के सिग्नेचर ने खा लिया। सिर्फ आपका नहीं, पूरे देश के हर आदमी का 30% सोना खा गया एक झटके से। यह कागज मानक इसलिए जरूरी है मेंटेन करना कि हर आदमी के साथ चीटिंग होगा, अदरवाइज तो क्यों जी? अब आगे आते हैं। तो अब पेपर करेंसी एक्ट कह रहा है कि 15 रुपए की एक मोहर है, ठीक है? यानी एक तोला सोना कितने रुपए का हो गया? 15 रुपए का। एक तोला सोने का मतलब हो गया 11.664 ग्राम सोना। और जब हम इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो निकल के आता है 777 मिलीग्राम गोल्ड इन 1 रुपी। क्लियर? अब 1 रुपए में 777 मिलीग्राम गोल्ड, ये भारत के रुपए का स्टैंडर्ड है, ऑफिशियल लिखा हुआ आरबीआई एक्ट के अंदर के और बाकी के कानून, पेपर करेंसी एक्ट में आज तक। इसके बाद कोई भी ऐसा कागज कानून नहीं है जिसमें रुपए के स्टैंडर्ड पर चर्चा हो रखी हो, या स्टैंडर्ड को खत्म करने की बात हो रखी हो, या स्टैंडर्ड को बदलने की बात हो रखी हो। 2011 का कॉइनेज एक्ट आया है, उसमें सिक्के के साइज वजन के बारे में जिक्र है, लेकिन उसमें रुपए के स्टैंडर्ड पर कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब जो लास्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंट होगा उसी को एज एन एविडेंस लिया जाएगा। और लास्ट अवेलेबल डॉक्यूमेंट के हिसाब से अब हमने लगभग 6300 के करीब तो अजय ने लगा रखे हैं, 3000 के करीब हमने लगा रखे हैं आवेदन। पूरे भारत में बैंकों को लगभग 10,000 लोग तो जो हमारे टच में हैं, छोटा बड़ा केसेस करके हमने आवेदन लगाया हुआ है कि भाई हमारे साथ कुछ चीटिंग हो रखी है। हम कह रहे हैं कि जितना गोल्ड होगा आरबीआई के पास, हम उतना ही नोट छाप सकते हैं। यह आरबीआई एक्ट 1934 कहता है। आपको वो देना पड़ेगा जब भी मांगेंगे। अगर हम भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में पड़े सोने की बात करें या उसके प्रॉपर्टी की बात करें, तो वहां पर केवल 800 टन सोना पड़ा है। उसकी कीमत बनती है 5 लाख करोड़ रुपया, जबकि बैंक नोट छपे हुए 34 लाख करोड़ के। हाँ, वो ज्यादा हो गए, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो अगर मान लो 34 लाख करोड़ का बैंक, मतलब 34 लाख करोड़ रुपए के सिक्के नोट हैं और 5 लाख करोड़ ही छाप सकते थे, तो 29 लाख करोड़ रुपया हो गया इलीगल, नकली। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास 29 लाख करोड़ रुपए हैं, 34 लाख करोड़ हैं, तो लोन कितने का दे सकते हो आप? उतना ही ना। लेकिन लोन के आज के टाइम पर जो लोन है वो 256 लाख करोड़ का है। वो रुपया कहीं है ही नहीं, वो दिया कैसे आपने? दिस इज द क्वेश्चन। डिजिटल भी कहां से आया? क्योंकि यही सवाल मैंने पूछा था। मैंने बैंक मैनेजर ने जब मुझे बोला, इसके ऊपर बहुत सी बहस हुई। बैंक मैनेजर जबानी बोलता है कि जो हमसे लिया है वही दे दो आप। वो बोलता है ये नकली, तुम इसको नकली बोल रहे हो, नकली दे दो। मैं कहा मैं बिल्कुल कह रहा हूं, तुम हमें लेटर हेड के ऊपर रिटर्न में दे दो कि हमको यही नोट चाहिए। अब वो क्यों नहीं बोल सकते? वो जो उन्होंने दिया है उसको मांगने में क्या दिक्कत है भाई? भाई आप एक बात बताओ, या तो आप हमको यह बता दो ये कि असली है कि नकली है। असली कैसे है ये बता। अगर असली दिया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना लिखने में। भाई आपको मैं एक बात कह रहा हूं, आपका नाम, मतलब जब मैं सचिन को बोलूं सचिन तुम्हारा नाम बताओ, तुम बताओ सचिन ही है, इसका लिख के दे दो तो मेरा नाम सचिन है, नहीं तो तुमको मुकदमा करवाऊंगा। अगर इसका नाम सचिन है तो उसको लिख के देने में क्या दिक्कत है? क्यों जी? मैं कह रहा हूं हमें बता दो कि ये नकली है कि असली। तो तुमने हमको जो लोन दिया है, अगली लाइन एक और बताता हूं। बैंकों के पास, आप बैंकों के वकील रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, बैंकों के पास एक किताब होती है, उसका नाम होता है बैलेंस शीट। ठीक है? बैलेंस शीट एक ऐसा दस्तावेज है
जहां आपके लोन अकाउंट्स की जानकारियां भी रहती हैं, और उसमें एक बड़ा खेल रहता है कि जब जो लोन चुकता हो जाते हैं या एनपीए हो जाते हैं या राइट ऑफ हो जाते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड वहां से वो निकाल कर फेंक देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। वो रहता ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं रहता है कि आपने लोन लिया था कहीं कभी। आपने कभी बैलेंस शीट नहीं देखी होगी। टेक्निकल वर्ड्स आप यू कैन बेटर अंडरस्टैंड टेक्निकल एंड ओरिजिनल। Technical write-off is only doing an accounting entry, but actually the amount will be there in the books of the account as a mirror account. एज अ मिरर अकाउंट, As a mirror. नॉट एज अ ओरिजिनल अकाउंट। Not as a because और दूसरी कमाल की बात, वो बैलेंस शीट कहीं पर भी दिखाता नहीं है बैंक। no, it is being shown. नो, Shown. हमने नहीं दिखाया कभी भी। See, it is always shown. See, that's what I'm telling you. Your provision coverage ratio or the NP. टेक्निकल टर्म्स में जब आप जाएंगे तो मैं शायद आपका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, पर सिद्धांत रूप में जाएंगे तो फिर वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, और बैंक के लिए भी वही है ना। सबसे पहली चीज तो हमको यही देखना है। See, what I'm saying is, हाँ। this will be the argument which the banks will put ना ना, बैंक ये आर्गुमेंट रख ही नहीं सकता ना। बैंक ये आर्गुमेंट कैसे रखेगा? सबसे पहली चीज आपको ये देखना पड़ेगा, मैं जब अप्लाई करता हूं तो सबसे पहले हम एक चीज अप्लाई करते हैं कि बैंक अपनी बैलेंस शीट दिखाए कि हमको जो लोन दिया था वो कहां से दिया, सिर्फ ये बता दे। See, that's what I'm telling you. See, here again, the loan is not only dependent on one factor. See, we have a concept called as money multiplier. See, multiplier is what we call it as the M3 in our this one. What exactly the Keynesian economics is. I'm coming. To the economics या part of it. हाँ। See, for every 100 rupees taken as a deposit, the bank is called as a purveyor of money. That means bank tries to improvise on that. For every 100 rupees, excluding your CRR and SLR, which is compulsorily they are supposed to keep in the form of a cash reserve ratio, SLR, they can multiply that amount by means of creation of wealth. चलिए, So the creation of wealth. that's a very good question. By creation of wealth, ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। How the creation of wealth is done. मैं बैंक से लेने गया लोन, बैंक के पास पड़ा हुआ है 10 लाख रुपया और मैंने लेना है 8 लाख रुपए का लोन फॉर एग्जाम्पल। अब बैंक क्या करता है, बैंक आपको बोलता है कि पहले आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, और मॉर्गेज भी इस हिसाब से रखना पड़ेगा कि उसका 60, 70 या 80% तक 8 लाख बन जाए। आपको 8 लाख रुपया चाहिए, उसी 10 लाख रुपए में से उसके पास 10 लाख रुपया रखा हुआ, और अब बैंक मेरे से मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। जब मेरे से मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन में मुझे 8 लाख रुपए का लोन अगर सैंक्शन हो जाता है तो बैंक जो उसके पास 10 लाख रुपया पड़ा है उसको कुछ नहीं करता है, बैंक एक हवा में अकाउंट खोलता है, क्रेडिट अकाउंट, और मेरे खाते में उस क्रेडिट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करता है और मेरी प्रॉपर्टी को वहां जब्त कर लेता है। एम आई राइट? ठीक है, यानी उस 10 लाख रुपए में से नहीं दिया उसने जो मुझे दिया वो कहीं है ही नहीं है। हाउ इज दिस इम्प्रोवाइजेशन इज डन? सिंपल। मतलब आपने वो अब एक तो ये बात हो गया, मतलब अभी एक तो ये पॉइंट हो गया। यस, एक तो ये पॉइंट हो गया ना। देखो 10 लाख रुपया बैंक के पास पड़ा था, उसी में से वो दे रहा होता तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, बट हाँ, यस, जो बॉटल एक है आपके हाथ में, आप एक ही दे सकते हो, आप दो कैसे दे सकते हो? अभी इसको यस, इन प्रिंसिपल आप यहां जाएंगे तो 10 लाख को नहीं छेड़ रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हवा में डिजिट बनाकर आपके खाते में ट्रांसफर कर रहा है। अब मैं एक सवाल आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक बैंक हूं और मैंने 100 करोड़ रुपया छाप लिया। मैं डे 1 की बात कर रहा हूं, डे 1, पहले दिन मुझे जितना सोना मेरे पास था, मैंने पूरे देश को चलाने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट आप लोग बैठे हुए हो, आप सबको चलाने के लिए मैंने 100 करोड़ छाप लिया और सबको मैंने 100 करोड़ रुपया दे दिया 10% सालाना के इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, आज से पहले कहीं बैंक नोट अवेलेबल नहीं है और 1 साल बाद की बात में देखेंगे, मैंने आपसे इंटरेस्ट लेना है 10% का।
तो जब मैं 1 साल बाद आपसे पैसा लेना है मुझे, तो मैं कितना लूंगा? 100 करोड़ का 10% 10 करोड़ हो जाएगा, 110 करोड़ रुपया मुझे आपसे वापस लेना है। लेकिन मार्केट में रुपया कितना है? मैंने छापा कितना था? 100 करोड़ छापा था, 100 करोड़ ही बांटा था, और मैंने लेना आपसे 110 करोड़ है। यानी वो जो 10 करोड़ का इंटरेस्ट है वो कभी भी मार्केट से नहीं आएगा। लेकिन चूंकि गेम क्या खेला कि जो आपने पहले महीने मुझे इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट माइंड इट, आज के टाइम पर ऐसा हाल होता है, आपने 1 करोड़ का लोन लिया, 4 साल से भर रहे हो, 4 साल भरते हुए हो गए, आज भी 1 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। यह हाल है आज के टाइम पे लोन का। मतलब आप 4-5 साल में तो करोड़ जाओगे, तो वो ऐसे का ऐसा पेंडिंग रहता है। वो कहता पहले हम इंटरेस्ट ले रहे हैं आपसे, वो पहले इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट में जो आपने इंटरेस्ट में जो दिया वो कौन सा दिया? वो इसी 100 करोड़ रुपए में से आपने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, उसी 100 करोड़ में से। लेकिन एक बात है सर, वही 1 रुपए का बात मैंने किया था, मैं आपको 1 रुपए दिया, वो 1 रुपए एक था। हाँ, और जब आप वही रुपए उनको संतोष को दे देंगे तो 1 रुपए नहीं बचेगा, 1 रुपए 2 रुपए हो जाएगा। अभी देखो कमाल की बात यह है कि जब मैं रुपया खर्च कर रहा हूं, मेरे पास 1 रुपया इन्होंने जब मुझे दिया और मैंने संतोष जी को जब 1 रुपया दिया, तो वे कह रहे हैं कि 1 रुपया खर्च करने के बाद 2 रुपया हो जाता है। इन्होंने मुझे 1 किलो चावल दे दिए और मैंने वो खर्च कर लिए, अब वो इनको दे दूंगा मैं 2 किलो बना के। खर्च का तो सिद्धांत यह है कि जब वो खर्च हो गया तो वो खत्म हो गया। ऐसा कैसे यहां खर्च होकर 1 रुपया 10 रुपया बन जाएगा क्या? फिर भी अगर खर्च भी नहीं किया, ट्रांसफर भी किया, तो वो 1 किलो का 1 रुपया जब आपने मुझे 1 रुपया दिया, और रुके जब मनी इज नॉट वेल्थ, ना मनी इज डिमिनिशेस बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। ना मैं बता रहा हूं इसको आगे, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। आपने जो 1 रुपया मुझे दिया, जब वो मेरे पास है वो 1 रुपया है, अब आपके पास वो नहीं है। जैसे कि एक सॉरी सर, हाँ ना आप यस एग्जांपल दे सकते हाँ मनी का और वैल्यू। you mean to say that the central government is the government of India? The government of India, or for that Actually, matter, the no, president of India. actually this is not the truth. 1934 में जब आरबीआई एक्ट आता है, उस वक्त यहां पर जो राज चल रहा है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हिसाब से चल रहा है, और उस वक्त जितने भी कानून आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लागू करने के लिए, वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड दे रही है। और उस वक्त द वर्ड दी सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एंड इज यूज्ड फॉर द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ओनली। अभी इस वक्त भी हमारे भारत के संविधान में भारत की सरकार के मात्र 3 नाम हैं भारत के। जब हम कोई केस करते हैं, इट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फलाना ढिमकाना। जब हम पासपोर्ट रखते हैं, उस पर लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और जब कोई आदेश होता है वहां लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ बुक। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड द आयरनी इज दैट इफ यू सी ऑन द नोट भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसके नीचे लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इससे ऊपर बताता हूं मैं आपको, जो आपने बताया है आरबीआई बीइंग ए सेपरेट एंटिटी, साथ में आपने ये नहीं बताया आरबीआई बीइंग ए नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। नॉन गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है वो पहले नंबर पे, आरबीआई भी और सारे बैंक भी। तो भारत की जनता को एक प्राइवेट संस्था बताएगी कि आपकी वैल्यू क्या है, और प्राइवेट संस्था में भी आरबीआई को गाइडलाइन कोई सरकार नहीं दे सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, आरबीआई के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, जैसे किसी कंपनी में बैठते हैं, जिसके अंदर आज के टाइम पे आनंद महिंद्रा और नंदन नीलकणी जैसे लोग हैं। वो तय करते हैं किस तरह का नोट छपेगा और कितने नोट छपेंगे, और हम सवाल पूछ रहे हैं नियम क्या है छापने का, बस। See, here again. दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। This was the point which was made by our famous P. Chidambaram. Huh. This demonetization. हाँ, Supreme Court has made it very clear. Huh. Because the content. ऑनरेबल सीजीआई साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब से मैं कह रहा हूं, मैं एक देश का किसान आदमी, मुझे पता लगा बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, और आप केवल
आप नेशनल सिक्योरिटी को आप लोग छुपा सकते हो, आप कह रहे हो कि ठीक है ये आम आदमी की आम पब्लिक की समझ से बाहर की बात है, पर जिस चीज की वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूं वो मेरी पहुंच से बाहर की बात कैसे हो गई? That's what I'm saying. See, मुझे बताना पड़ेगा, मुझे इकोनॉमिक्स में पढ़ाना चाहिए कि रुपया क्या होता है। that's what I'm saying. Coming हाँ। see today, I mean, I'm just giving the हाँ, example of यस होता है। जो हमको पढ़ाया गया है उसका हम रट्टा मार के देश की दुनिया को भ्रमित करें, एक तरीका ये होता है, और एक होता है हम सिद्धांत पे बात करें। अगर हम ये बात करते हैं भारत एक इकोनॉमी है, देश दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर आने वाली इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसका मतलब केवल इतना है जो इन्होंने कहा था, रुपया इधर से उधर उधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, वो जो वैल्यू है वो केवल इतनी है। हर आदमी का पैसा बैंकों के जरिए जा रहा है, इसलिए वो दिख रहा है। डिस्पाइट बीइंग एट द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम पे भारत 134th पोजीशन पर है, यानी देश का नागरिक खत्म हो रहा है। ऐसी इकोनॉमी जहां हम कह रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं, असल में तो हम बर्बाद हो रहे हैं ना। जब 134वें नंबर पर कैपिटा इनकम, मतलब वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है? उद्योगपति के पास। और मैं जो कह रहा हूं, नहीं, मैं जो कह रहा हूं, मैं index cannot be comparable. यस, एवरी इंडेक्स शुड बी कंपेरेबल ना। See, I tell you, देखिए What sir? Sorry, sir. देखिए What sir is telling? Sir is telling only. सेट कर रहे हैं चीजों को, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं कि बीइंग अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं सिद्धांत पे जाने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे सच बता दो, खाली मुझे सच जानने का अधिकार है कि मेरे साथ ये ठगी हुई कि नहीं हुई। आप कह रहे हैं नहीं आजकल ऐसा नहीं होता है। मैं आजकल पे नहीं आ रहा हूं। तुमने 70 साल पहले मेरे साथ जो किया, मुझे बताओ तुमको वो करने का अधिकार था क्या? मैं नहीं कह रहा हूं। आप कह रहे हो आजकल सोना नहीं मिलता है, ये मेरे दादा का नोट है, तब तो मिलता था ना, अब दिला दो। ये तो असली है ना भाई, इसको अब दिला दो ना, क्योंकि इसी के बदले मुझे नया नोट मिला था। और जो आप डिजिटल करेंसी कह रहे हो ना मैनेज करने के, डिजिटल करेंसी इज नॉट डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में करेंसी का नाम बदला जा रहा है, उसका नाम इंडियन रुपी नहीं है, उसका नाम है ई रुपया। और जिस दिन उसका नाम ई रुपया, हर घर में ई रुपया हो गया, उस दिन रुपए के बदले सोना मिलना बंद हो जाएगा। उस दिन आप रुपए के बदले सोना नहीं मांग सकते, क्योंकि ई रुपए के बदले कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन रुपए का स्टैंडर्ड आज भी मौजूद है, भारत के दस्तावेजों में मौजूद है। मैंने क्या कहा है? आप कह रहे हो आजकल सोना नहीं रखना पड़ता है, मैं आपकी बात मानता हूं। आपने एक्सचेंज के नौटंकी किया, आपने फॉरेन एक्सचेंज का नौटंकी किया, आपने प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके कर गया, आपने जो भी किया, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक बात पता है कि भैया रिटर्न दस्तावेज क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के रुपए का कोई मानक है? यदि हां तो वो क्या है? Am I right? मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बताओ कि मेरे रुपए का मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? क्या अमेरिका का डॉलर तय करेगा कि मेरी दिन की मेहनत कितनी रुपए की होगी? हाँ, वही आप तो मान रहे हो ना उसे, आप उसे 10 रुपए मान रहे हो। अभी मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं मुझे मेरा मानक बता दो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो आजकल फॉरेन एक्सचेंज पे चलता है, तो आपने जिस दिन फॉरेन एक्सचेंज पे चलाया था वो किस नियम के तहत चलाया था, हमको बता तो दो भाई। आपने चला दिया, मान लिया आपने चला, नियम क्या है वो? क्या भारत के संविधान में कहीं पर वो लिखा हुआ है? क्या आपके आरबीआई एक्ट में कहीं लिखा हुआ है? अगर बिना किसी नियम के चलाया है तो भाई मेरे साथ ठगी हुई है कि नहीं हुई है? दूसरा नंबर, आपको वो चलाने की पावर थी क्या? आप चुने हुई सरकार हो, आपने कह दिया कि कल से देवेंद्र जो है वो लड़का नहीं लड़की बोली जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड बदल दिया। अब हमने कल से जो है ना, अच्छी बात नहीं है, आजकल LGBTQ बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुमको गे बोलेंगे अब हम। ऐसे थोड़ी होगा यार, आप चुनी हुई सरकार हो तो आप कुछ भी कर दोगे। देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड वैल्यू। वो मैं स्टैंडर्ड वैल्यू पे लड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरे देश के हर आदमी के साथ ये चीटिंग आरबीआई और वहां बैठा नेता कर रहा है, और उसमें जुडिशरी का भरपूर रोल है। बिकॉज मैं आपको बता देता हूं, पुणे की 2 लड़कियां मरी थी मुंबई की वैक्सीन लगने के बाद। उनके पिता ने आदर पूनावाला के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का मुकदमा किया था। आदर पूनावाला को नोटिस जारी हुआ, वो वहां कसूरवार पाया गया, वो वैक्सीन से डेथ मानी गई, और कल सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर विदहेल्ड कर लिया।
वैक्सीन से डेथ का, क्योंकि अगर एक आदमी को मुआवजा दिया तो सारे देश को देना पड़ेगा। अब सबको मालूम पड़ रहा है वैक्सीन से क्या क्या हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन आदमियों की डिग्निटी को बचाने के लिए, पॉलिटिकल डिग्निटी बचाने के लिए किसी आदमी की, उसने वो सब कुछ रख लिया कि पूरे देश के अंदर ये हो जाएगा। ये आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि वो ऐसा करे देश की जनता के साथ। देश किसी भी जुडिशरी के अंदर बैठे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को तो रुपए वाले मसले पर आदेश देने का ही वो नहीं है, अधिकार नहीं है कि हाई कोर्ट से पहले आप हाई कोर्ट से पहले आप अपील नहीं कर सकते हो, और हाई कोर्ट से पहले हाई कोर्ट के वकील के पास जाते हैं। सर कर सकते हैं, क्या we can नहीं, declaration in a district court, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा, लेकिन वो आदेश पारित करने का नहीं है। उसको ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया, तुमको आदेश पारित करने का नहीं है, तुम सुन सकते हो खाली, मतलब आदेश नहीं लिख सकता तुम, उसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते तुम। इसके ऊपर सर रुपए के मसले पर, करेंसी के नहीं है, देखिएगा। सर सेक्शन 24D of Court Fees Act says declaration suit can be filed in a original lowest degree civil court, first court. और अच्छी बात है, फिर तो और अच्छी बात है। जो जितनी बातें यहां से आप ले लीजिएगा। चलो हाई कोर्ट के जज के पास जाते हो, बोलते हैं डीआरटी के पास जाओ, सीधा 1 मिनट में डीआरटी के पास भेज देता है। वो हमने पहले ही बता दिया, ट्रिब्यूनल का तो बनाया इसलिए तो ट्रिब्यूनल तो कि कानून से बाईपास करना पड़े। फिर हमने जब ये सवाल पूछा है कि भाई आपकी सारी बातें सही है, लेकिन जो हो रहा है अगर वो कानून के हिसाब से कहीं पर भी लिखा हुआ है तो हम मानेंगे, और उस कानून को अगर आपने हमसे पूछे बिना बना लिया है तो हम उसका विरोध करेंगे। इसके ऊपर हमारा विरोध करना बनता है। अगर वो कहीं भी नेचुरल जस्टिस को डिनाई करता है तो हमारा विरोध बनता है। पहली बात यह है कि जितनी भी बात आपने बोली हैं ये सारी की सारी गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही हैं। और दूसरी बात जितनी मैं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक और बता रहा हूं मैं आपको, जब वो जोनल मैनेजर ने, बैंक वाले ने मेरे को एक बात बोली, जैसे आपने कहा कि अब आजकल जो है गोल्ड रखने की जरूरत नहीं होती, सरकार बिना गोल्ड के ही छाप लेती है। I want to just हाँ make one more one. हाँ See, Supreme Court of देता हूं, फिर से मैं बात प्रिंसिपल पे ही आऊंगा। यहां पर जौन सी बात बैंक के इशारे पर हो रही है वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये बात करने वाला हूं आने वाले टाइम में, सुप्रीम कोर्ट को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जो बात आप कह रहे हो ना, I'll come to again. See, it's not that I'm trying to favor the banks or something. नहीं नहीं नहीं, आपको फेवर करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आपको फेवर करना चाहिए बैंक का, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैं एक सिटीजन के नाते अपनी बात रख रहा हूं। There are certain things. See, I'll give. आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना, और वो क्लीन इंस्ट्रक्शंस हैं। आई एम डेड श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि तुम फर्जी नोट नहीं छाप सकते और तुम छाप रहे हो। See, what I'm telling is the role and responsibility के बारे में बता रहा हूँ. And again, coming to the question of fraud. See, the definition of fraud का क्या हुआ था? जो मैं कह रहा हूं वही आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के ऊपर, प्रिंसिपल मुद्दे के ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं किया है। Because there is no reference made to it. हाँ, तो आज हम आपके बीच इसीलिए तो आए हैं ना कि भाई पहले इस मसले को समझें कि आप रखिए इस बात को। जब मैंने जब जोनल मैनेजर से बात किया, जब बैंक वाले से, और जो आपके वाली बात पे उसने जब रेफरेंस उठाया, उसने कहा कि भाई अब जो है बैंक को नोट छापने के लिए या डिजिट ट्रांसफर करने के लिए गोल्ड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ती मतलब स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कोई रेफरेंस नहीं लेना पड़ता आपको, तो आप मतलब किस हिसाब से छापते हैं? तो बोला जरूरत के हिसाब से छाप लेते हैं। तो मैंने कहा इसका ये मतलब मानूं मैं एज अ सिटीजन आपकी बात का ये मतलब मानूं कि कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ट्रांसफर कर सकते हो? बोला हाँ। तो मैंने कहा फिर तुम वो भी छाप लो यार जो हमसे लेना है तुमने इंस्टॉलमेंट में। भाई अगर तुम अपनी मनमर्जी से छाप सकते हो तो वो भी छाप लेना चाहिए जो हमसे लेना है। वाई टैक्सेस क्यों आप मतलब हम पे लगा रहे हो? Without value, there हाँ, cannot be anything. देयर विल नॉट बी एनीथिंग ना। उसका कोई वैल्यू फिक्स होगा तो ही वो रुपया असली है। अगर उसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, आप कह रहे हो कि किलो का वजन कम हो गया है, किलो का वजन कितना कम हो सकता है? एक डायमेंशन आंसर है सर, एक डायमेंशन का आंसर है आपकी के हिसाब से। हाँ, क्या है सर? अभी 1 रुपए का वैल्यू है कितना क्वेश्चन 50 रुपीस 93,000 9300 0.75 is half. हाँ। That is 70,000 रुपए। तो इसीलिए उसको 1 रुपए नहीं भरना होता है सर, 70,000 रुपीस भरना होता है। हाँ एग्जैक्टली।
दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्चुअली भरता नहीं है, चालू चालू है, एक्चुअली भरता नहीं है, मैं आपको वो बता रहा हूं, यही तो खेल, असल खेल समझा रहा हूं। अभी मैं भी उल्टा ही आ रहा हूं। हाँ, यही 1 रुपए पे 75 नहीं है, ये जो मैंने 9,30,000 था ना, ये मैंने 777 का कैलकुलेशन किया था। आज के टाइम पे 777 मिलीग्राम जो गोल्ड है उसकी जो कीमत है वो 9300 रुपीज के बैंक नोट के बराबर है, 9300 रुपए के बैंक नोट के बराबर, 9300। यस, यानी कि हमारा जो 1 रुपया है, यानी भारत के लोगों द्वारा मेहनत से कमाया गया जो 1 रुपया है, उसकी कीमत 777 मिलीग्राम गोल्ड है। ऑफिशियली पेपर करेंसी एक्ट 1882 जिसको छेड़ा नहीं गया है उसके हिसाब से, और वो गोल्ड की जो वैल्यू है बैंक नोट में वो 9300 रुपए के नोट के बराबर है। यानी कि जैसे ही मैं 1 रुपया बैंक में जमा करता हूं अपनी मेहनत का, क्योंकि मैं जो बैंक नोट जमा कर रहा हूं वो भी रुपया सोचकर जमा कर रहा हूं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक, भारत का रुपया कमाता हूं, तो मैं जो ऊर्जा ले रहा हूं वो रुपए में ले रहा हूं। तो जैसे ही मैं 1 रुपया जमा करता हूं, बैंक 9300 रुपए किसी को लोन दे देता है। इसको ऐसे समझो, जैसे ही मैं 100 रुपए बैंक में जमा करता हूं, बैंक किसी को 9,30,000 रुपया लोन दे देता है। जैसे ही मैं 1000 रुपए देता हूं, वैसे ही 93 लाख रुपीस लोन दे देता है। इसीलिए आपके बैंक की ट्रांजैक्शंस बताई जा रही है, क्योंकि आप पैसा जमा कर रहे हो मेहनत का, और वो छाप रहे हैं उसके मल्टीप्लाई 9300 टाइम्स, यानी कि हर आदमी के साथ हर ट्रांजैक्शन में 9000 मल्टीप्लिकेशन में ठगी हो रही है। दिस इज द फैक्ट। अगर स्टैंडर्ड पे देखा जाए तो भाई नियम है तो नियम बता दो, नियम नहीं है तो अपना छाप लो। हमने रिटन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बैंकों को लिख कर दिया, आवेदन लगाया, प्रूफ्स लगाए, किताब छपी हुई है, सारे सबूत ऑफिशियल सर्टिफाइड कॉपीज लगाई। सर्टिफाइड कॉपीज लगा के बैंक वालों से सवाल पूछते हैं कि तुमने जो हमको लोन दिया था, पहली बात तो ये इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, दूसरा मैं भारत का नागरिक किसी का रुपया रखने का हकदार नहीं हूं, और क्योंकि अब फर्जी रुपए में अगर मैं तुमसे डील करूंगा, जब तक तुम बता नहीं दोगे तब तक मैं इसको फर्जी मानता हूं। तो और एक बात बता सकते हैं? आप 1 रुपया मुझे दे रहे हैं बैंक में, सर कि आप 1 रुपए में कहीं से भी 777 मिलीग्राम गोल्ड लेकर के आओ। देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने ये नहीं कहा है कि 1 रुपए में 777 मिलीग्राम गोल्ड आता है, मैंने ऐसा नहीं बोला है। स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने कहा है मेरे भारत के रुपए की कीमत ये है, तो आप एक काम करो ना, एज अ बैंक आप ऑफिशियल कागज में सर्टिफाइड कॉपी दे दो कि मैं गलत बोल रहा हूं। दे सकते आप दे दो ना, कि स्टैंडर्ड क्या है वो बता दो, फिर आप अपना स्टैंडर्ड बता दो। काले वही तो सर, अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से, हाँ क्योंकि मानदंड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं सर। हाँ इकोनॉमिक्स में मानदंड, स्टॉक गोल्ड इज द स्टैंडर्ड। हाँ। गोल्ड इज द स्टैंडर्ड। आप कह रहे हो 1 रुपया लेके जाओ, मैं तो लेके जाऊं, पर वो जब ये देखता हूं ये भी लीगल टेंडर है, ये भी लीगल टेंडर है। रुपया तो वही रखा है, असल में रुपया असल में गोल्ड ही है। मैंने तो नहीं बोला आपको आके ले लो, आप ही तो आए तो लेने के लिए। वचन क्या दिया लेने के लिए? था। तो आपने वचन दिया था, पैसे आपने वचन दिया था, आपके ऊपर भरोसा किया था मैंने, मेरे बाप दादाओं ने किया था, हमको नहीं बताया किसी ने। अभी मालूम पड़ा, किताबें देखी, रिसर्च देखी कि तुमने कैसे कैसे चेंजेस किए, हमें तो अब पता चला कि अभी तक भी ये चेंज होने बचे हुए हैं। अभी तक जो है ये डिजिटल करेंसी अभी पूरी तरह से नहीं आई है, अभी भी भारत की करेंसी रुपया है। इससे पहले कि भारत की करेंसी ई रुपया हो जाए, मुझे अपना रुपया दे दो। अभी हमने 10-10 रुपए के लगाए, बैंक में आवेदन लगाया। अभी है, बाकी है। हाँ अभी बाकी है, पिक्चर अभी बहुत ही बाकी है। अभी खाली 10 रुपया। अभी आप कुछ मत करो, अभी आप सारे इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप एक काम करो, कुछ नहीं करना है, खाली 100 रुपये का एक नोट, उसकी कॉपी अपने पास रख लो और एक एप्लीकेशन बैंक में दे दो कि ये 100 रुपए का नोट मैं आपको दे रहा हूं, गवर्नर ने इस पे 100 रुपए अदा करने का वचन दिया है, मुझे इसके बदले में कोई लीगल टेंडर नहीं चाहिए, मुझे रुपया दे दो, मुझे सिर्फ रुपया दे, इस पे लिखा है मैं तुम्हें 100 रुपए अदा करने का वचन दे, मेरे 100 रुपए दे दो, एंड लेट अस सी बैंक क्या देता है। अगर वो कुछ भी नहीं देता है तो फ्रॉड है। हाँ
उस पर लिखा है 100 रुपए देने का वचन देता हूं, गवर्नर ने बोला है। वही रुपए तो है। अरे वो रुपए का नोट है, रुपए बैंक में रखे हैं, रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही रुपया है। यही समझाना सबसे बड़ा खेल है। वही सर, सोने का मात्रा ही रुपया है। हाँ, अगर आप वो दस्तावेज के हिसाब से मतलब एक आवेदन 17 में भी लगे हैं और 2016 में रामवृक्ष यादव को अखिलेश यादव सरकार ने गोलियों से भून दिया था जवाहर बाग कांड के अंदर, तो वो मेरे ख्याल से उससे पहले 2011-12 से लगाता आ रहा है। तो अब तक आंसर क्या मिला है? आंसर ये मिलता है, चुप हो जाता है बैंक, जवाब ही नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। वो क्या कहता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जैसे मैं आपसे सवाल पूछा कि भाई मेरे रुपए का स्टैंडर्ड क्या है, बैंक क्या करता है, मेरे रुपए का स्टैंडर्ड क्या है, तो बोलता है अरे नहीं सचिन से जाके पूछो, तुम सचिन के घर पे भी छापा पड़ गया था, सचिन का घर भी नीलाम हो गया था। मैं कहता हूं भाई मेरे साथ ठगी हो रखी है, अरे नहीं उससे पूछो, वो भी बहुत ठगी कर रहा है अमेरिका में ऐसा। अरे मुझे अमेरिका का नहीं पता, अमेरिका में तो वो ऐसी करेंसी चल, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी करेंसी बताओ ना। जब मैं बैंक से कहता हूं, बैंक कहता है यार तुम तो गलत, तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो ना मानहानि का केस करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर तो वो सरकारी अधिकारी के साथ छेड़छाड़ का 153 लगाना पड़ेगा। मतलब आपका घर का है। हाँ, सर आरबीआई का आंसर क्या है जब पिटीशन लगा? आप मन घड़ंत बातें कर रहे हैं, मतलब हम आपसे जवाब मांग रहे हैं पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट, और वो राउंड फिगर में सारों का एक आंसर दे रहा है कि मन घड़ंत बातें जवाब दे रहे हैं। मतलब वो खाली इतना दे रहे हैं, कोई हम उसको दे रहे हैं कानून, हम उसको या आरबीआई के आंसर्स देख लीजिए। अब देख लिए इनके आंसर्स हैं। अब देखो क्या कहता है, बैंक नोट आर इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 अंडर सेक्शन 26(1) रिजर्व बैंक सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 26(2) एवरी बैंक नोट शैल बी अ लीगल टेंडर एट एनी प्लेस फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट एक्सप्रेस देयर एंड शैल बी गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द एक्ट इज अवेलेबल ऑन द आरबीआई वेबसाइट। बस ये इतना लिखा है। और इसका सवाल ये था कि भैया जी हमको ये बताओ कि ये जो गारंटीड बाय है इसमें क्या गारंटी किया हुआ है? तो कुछ ही गारंटी नहीं है। मतलब हमने पूछा कि 100 रुपए के बदले में आपने क्या गारंटी दिया हुआ है, तो उसमें वो जवाब दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं क्या गारंटी है। वो कह रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से छप रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट छापते हैं, वकीलों से ज्यादा कौन खेल समझेगा इस लीगलिस्ट भाषा का कि ये समझ में ही नहीं आती है किसी आदमी को। घुमा मतलब एक ही बात को 6 बार घुमाते हैं, इतनी देर में आदमी भूल जाता है कहना क्या चाह रहा था। ये वकील की क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये बहुत ही डीप इकोनॉमिक्स का बात है। ये डीप इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स की बात है। डीप इकोनॉमिक्स इज अ फ्रॉड। पूरा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है वो रुपया समझाए बिना आपको इकोनॉमिक्स कैसे समझा देगा। वो कह रहा है ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। मैं कहता हूं डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं चलता है यार। 1 किलो गेहूं अगर पहले 35 रोटियां बना के 500 कैलोरी ऊर्जा देता था, तो आज 1000 साल बाद भी उतना ही देगा, और आज भी उतना ही दे रहा है। 1 किलो गेहूं में उतनी ही चपाती बनेगी, उतनी ही ऊर्जा मिलेगी, उतने ही मिनट काम कर पाऊंगा। तो मेरे 1 रुपए में पहले एक पेट्रोल मतलब 1 लीटर पेट्रोल और आज के टाइम पे 100 रुपए में नहीं मिलता, तो कैसे? पहले 5 रुपए दिहाड़ी में आप गोल्ड ला सकते हो। पहले 50 किलो अनाज, अगर 50 रुपए क्विंटल जब अनाज बिक रहा है, उस टाइम पर 80 रुपए का 184 रुपए 1 तोला सोना है। उस टाइम पे सोने की वैल्यू ये है कि आप 4 क्विंटल अगर गेहूं बेच रहे हो तो 1 तोला सोना मिल रहा है। तो आज के टाइम पर उस 4 क्विंटल गेहूं में रोटी उतनी मिल रही है, वजन उतना ही है, एनर्जी उतनी मिल रही है, अब गोल्ड क्यों नहीं मिल रहा है? देयर शुड बी अ क्वेश्चन। एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी, स्टैंडर्ड है ये। ऊर्जा के मापने से ही जो बार्टर सिस्टम था उसकी बजाय करेंसी को या रुपए को या नोट को या सिक्कों को इसलिए लाया गया था, पर्पस था किसी के साथ शोषण ना हो। कि भाई बार्टर सिस्टम में क्या था, किसी ने तो एक दिन दिहाड़ी किया है और किसी ने, किसान ने गेहूं उगाया है 6 महीना मेहनत करके, 4 महीना मेहनत करके, तो उसकी 4 महीने की मेहनत है। फिर कुम्हार ने जो है वो 2 महीने में घड़ा तैयार कर दिया है। फिर लोहार ने अपना लोहे का काम 2 दिन में कर दिया है। उसके 2 दिन की मेहनत, उसके 4 दिन की मेहनत, उसके 6 महीने की मेहनत को किसी तरह से स्टैंडर्डाइज किया जाए कि कोई एक ऐसी चीज ली जाए जो समय के साथ जिसका क्षय ना होता हो, जो खत्म ना होती हो, जिसके अंदर वैल्यू जो स्टोर है वो फिक्स है। अब गेहूं आज रख लोगे स्टोर, सड़ जाएगा वो अगले साल तक। दूसरी लोहा रख लोगे वो जंग लग जाएगा।
तो सोना और चांदी ऐसी धातुएं थी जिनको अभी रख दो, 1 किलो जमीन में गाड़ दो, 1000 साल बाद भी निकालोगे 1 किलो का 1 किलो निकलेगा। इसीलिए वो स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया था कि उसमें जो स्टोर है ऊर्जा, उसमें जो एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी स्टोर फिक्स रहेगा और वो एनर्जी स्टोर के मुकाबले जिस भी चीज की कीमत लगाओगे वो उसके सापेक्ष में फिक्स रहेगी रेफरेंस के तौर पर। वो रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए, इसीलिए पूरी दुनिया में हर देश के अंदर सिर्फ एक ही करेंसी है एंड दैट इज गोल्ड। दैट इज गोल्ड। जिस भी करेंसी को ऐसे तो छापते रहेंगे तो वेनेजुला वाला हाल होगा। 2019 में वेनेजुला ने 13 लाख रुपए का नोट छापा था, 10 लाख रुपए का नोट छापा, 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल मिलता था वहां। मतलब ये हाल हो गया था। ये हाल हमने अपने देश का तो नहीं करना है, हमको तो अपने रुपए की स्टैंडर्ड पता करना है, और अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो फर्जीवाड़ा है। और इस पे मैं आपको बताऊं, ना आज तक सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाया है, ना हाई कोर्ट कुछ कर पाया है, एंड आई एम वेरी मच श्योर ना ही कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इतनी औकात नहीं है जो उनको सैलरी देते हैं उनके खिलाफ बोल सके, चाहे कितना ही बड़ा जज हो, कितने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हों। क्योंकि उनको जब जज बनाया गया है ना, वहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है रुपए के मुद्दे से उनको दूर रखा गया है, उनको वही पढ़ाया गया है जो बैंकिंग सेक्टर को फायदा दे रहा है। अब एज ए सिटीजन मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, जानकारी के लिए, आप मान लो लाखों किसानों से जुड़े हुए थे किसी टाइम पर, किसानों को इतना तो इशारा कर ही सकते हो कि किसी भी आदमी ने, हम नहीं कहते किसी को आपको लोन चुकता नहीं करना है, हम नहीं कहते हैं लोन लेकर के नहीं देना है, पर हम ये कहते हैं जो लिया है वही देना तो बनता है। अब बैंक ने हवा दी है, हमको हवा दी है और हम मेहनत दे रहे हैं। मतलब उसने तो क्या किया, हवा में अकाउंट बनाया, आपको कर्जदार बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, घर छोड़ा, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, सेहत खराब की, सुबह से लेकर रात तक बेईमानी करी, झूठ बोला, और मतलब दिहाड़ी दिहड़ी करके तब तनख्वाह ली, तब जाके इंस्टॉलमेंट भरी। मतलब हमारी पूरी मेहनत को हवा के बदले ले रहे हैं। हमको बता तो दो तुमने हमको दिया क्या था, जो दिया था वो हम देंगे। अदरवाइज हमारे पास लिखे हुए दस्तावेज कहते हैं अगर तुमने हमको 9,30,000 रुपए के बैंक नोट दिए हैं तो उसके बदले में मेरी 100 रुपए बनते हैं, और नहीं बनते हैं तो रिटर्न में जवाब दो। मैं सबूत लगा रहा हूं कि कैसे बनते हैं 100 रुपए, और तुम सबूत दे दो कि कैसे बनते हैं। तुमने हमको कैसे 9.5 लाख रुपया दिया था तो हाँ बताइए। हाँ बताइए। बैंक इसलिए आपसे ब्याज और ज्यादा पैसे मांग रहा है क्योंकि आपने उस पैसे का, जो आपने लोन लिया था, उसके बदले में आपने उसका फायदा लिया है। आपने घर लिया है, गाड़ी ली है, या कोई और सामान खरीदा है, और उसके बदले में वो आपसे मांग रहा है। मैं तो इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि मैंने घर नहीं लिया है, मैं इस बात से भी मना नहीं कर रहा हूं कि मुझे देना है कि नहीं देना है। मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं पैसा देना चाह रहा हूं। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं वकील साहब, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं देना है। मैं ये कह रहा हूं जो मैंने लिया है मैं वही देना चाहता हूं। नहीं, वही नहीं दे सकते सर, जो आपने लिया तब ना, तभी की बात कर रहा हूं, तभी की बात। अगर वैसे भी देखा जाए, अगर आज के टाइम पर मैंने एक मकान ले लिया 1 करोड़ रुपए का, एज पर योर डेफिनेशन, 1 करोड़ रुपए का मकान 6 महीने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया 1.5 करोड़ का हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू किसके लिए बड़ी है? Sir, actually here I have one more point to make. ये वैल्यू किसके लिए